the wheels of a car are of diameter, Dhruti आप क्यों ऑनलाइन हो? Oh, 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make कहाँ है तुम्हारे साथी? In 10 minutes, when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर. अब साइंस के लिए तो नहीं लेट होते हो ना, टाइम पे पहुंच जाते meter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometer per hour? Right? अब इसमें ना पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज याद रखना, रट्टा मारो चाहे समझो इसको. दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. साइंस का टेस्ट है क्या आज? कोई सरप्राइज टेस्ट है इसलिए, ठीक है. तो एक चीज जो याद रखनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी व्हील. कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ना, उसका डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन क्या होता है? पूरा उसने अपने राउंड चक्कर लगाया, ठीक है. जैसे एक सर्कल है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. ऐसा कोई भी क्वेश्चन कभी दिखेगा ना, आपने इस चीज को अपने सामने लिख लेना है. ये एक हमारा इस क्वेश्चन का वो कहते हैं ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का हो व्हील, क्योंकि सर्कल की शेप में है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील लिख दिया या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, राइट. अब सर्कल ने क्या करना है? घूमकर इसी पॉइंट पे वापस आना है. बट नाउ क्योंकि ये व्हील है, जब घूमकर आगे जाए वापस आएगा उसी पॉइंट पे, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा. तो आई हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग, मैं आपको ना फॉरवर्ड कर दूंगी, हर बार मैं करती हूँ तो मुझे ढूंढना पड़ेगा फोन पे. देयर इज दिस विजुअल. इसे चलाना है, चला दो इसको, बहुत ठंड लगती है, गर्मी लगती है. ना इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है इसका, GIF कह सकते हो या मुझे सर्चिंग पता नहीं कैसे. चलो मैं आपको भेजूंगी इसको, ठीक है. आई जस्ट सर्च फॉर इट. इसमें अब क्या करना है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, इट इज सेम एज सेइंग, अगर मैंने एक वायर ली, वायर को एक सर्कल की फॉर्म में बेंड किया, राइट. अब इसको अगर मैं घुमाकर आगे लेके जाती हूँ तो क्या होगा? ये जो डिस्टेंस एज ए, जितना वायर की लेंथ होगी, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इसको ऐसे समझ लो, एक सर्कल है, वायर की शेप, मतलब वायर का एक मटेरियल है, आपने उसको सर्कल की शेप में बेंड किया, आपने उसे रखा. जब आप उस वायर को ओपन करते हो, सर्कल को एक पॉइंट पे कट करके ओपन करोगे, जो लेंथ ऑफ द वायर बनकर आएगी, उसने कुछ एक डिस्टेंस कवर किया है ना, वो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. इतना तो क्लियर है, ठीक है ना. तो आप कह रहे हो कि एक सर्कल, जो एक व्हील है, उसकी डायमीटर है 80 सेंटीमीटर, वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है. तो 10 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो कितनी रेवोल्यूशंस लगाएगी? कुछ नहीं याद करना, सिर्फ इसमें कितना सा पॉइंट याद करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. कुछ ना कुछ आपको दिया होगा. पहली बात तो, क्या सर्कमफ्रेंस आप निकाल सकते हैं? 80 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, रेडियस कितना है? 40 सेंटीमीटर. तो आई विल फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर. राघव ऑनलाइन क्यों, होमवर्क नहीं किया? मैम लेट हो गए थे मैम बहुत ज्यादा. 44 into 40, 17, 60 by 7 centimeter. This is distance covered in one revolution. ये व्हील एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर करेगी. स्टार्ट करके उसी पॉइंट को दोबारा हमने ग्राउंड पे लेके आना है, तो हमारा 1760 बाय 7 सेंटीमीटर के बाद ये आ जाएगा.
अब वो कहते हैं कि अब ये व्हील जो है 10 मिनट चल रही है इस स्पीड पर, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड, एक हमारा ऐसे पैच है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस ने व्हील ने इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना है, और वो एक रेवोल्यूशन में इतना पॉइंट आती है। समझ में आ गया? तो मेरे से बताना है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है व्हील ने। लिखेंगे अब हम टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड अपॉन टाइम नहीं, स्पीड इनटू टाइम। ये पहले ना एसटीडी बूथ हुआ करते थे, याद है एसटीडी बूथ, पीसीओ एसटीडी बूथ हुआ करते थे, बहुत साल पहले की बात है, लाइक हमारे जमाने में जब फोन्स नहीं थे और घर पे एसटीडी आप लोग आउट स्टेशन कॉल नहीं कर सकते थे, तो उसे कहते थे एसटीडी बूथ, और यहाँ से हमने फॉर्मूला याद करवाया हुआ था कि स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। और मुझे कहते थे यहाँ पे ना एसटीडी से याद कर लो, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस। मैं कहती थी इतना इजी है, इसको क्या याद करना है? समझ में आया? अब समझ में आता है क्यों याद करना है, क्योंकि हम लिखते हैं स्पीड इज इक्वल टू टाइम इनटू डिस्टेंस। समझ में आ गई बात? ये एसटीडी बूथ से फॉर्मूला याद कर लो, स्पीड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को हमने मल्टीप्लाई किया, इज दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर हो गया? इस फॉर्मूला में कभी भी कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना हुआ है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, 10/60 कितना आ जाएगा? व्हील ने कवर करना है 11 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 11 है, वो इतने इतने स्टेप्स में 11760/7 के स्टेप्स में कवर कर रही है। कितनी रेवोल्यूशंस लगेगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी, अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बता दिया ना सारा। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी टोटल डिस्टेंस बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई? एक गोल्डन इसमें जो रूल याद करना है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कभी दिया होगा या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दी होगी, उससे आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल लोगे, सर्कमफ्रेंस निकाल लोगे, कभी रेडियस निकालनी होगी, यही क्वेश्चन पूरा घूमेगा। कुछ मिसिंग होगा, कुछ दिया होगा, बट ना ओनली थिंग that you need to remember is distance covered in 1 revolution is equal to circumference of the wheel. मैम तो क्लियर हो नंबर गया? ऑफ रेवोल्यूशंस में मैम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं बच्चे, टोटल डिस्टेंस कवर करना है 11 किलोमीटर, वो एक बार में कवर करता है 160/7, तो उसको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कितनी बार घूमना पड़ेगा वापस आने के लिए, वापस इस बी पॉइंट पर आने के लिए? तो किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया, ये किलोमीटर था, मीटर में चेंज किया, सेंटीमीटर में चेंज किया, और ये सेंटीमीटर था। क्लियर हो गया इतना? ये अगर आएगा 2 मार्क्स में आएगा, क्योंकि डिलीट हो चुका है तो आई डोंट नो हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज फॉर योर बोर्ड्स, बट अगर ये चीज समझ जाते हो ना, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक और चीज है जो मैं समझाऊंगी, ऐसे ही फॉर्मूला है, स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वैसे ना आपको लास्ट ईयर तक तो वो था कि नहीं है सिलेबस में, इस बार सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो सारा एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आ जाती है जो हमें करना होगा, उसमें भी बस एक ही लाइन में आपको बार बार रिपीट करती हूँ, उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाता है, बस एक ही उसमें एक कैटेगरी आपको याद करनी है। मतलब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, मैं कुछ ना कुछ इसमें याद करूंगी ना, तो यही लिखूंगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, कभी रेडियस निकालनी होगी तो मुझे रेवोल्यूशन या डिस्टेंस दिया होगा, उसके बेसिस पे आई विल फाइंड रेडियस, कभी रेडियस दी होगी, रेवोल्यूशन निकालना होगा, कभी डिस्टेंस निकालना होगा। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन घूमेगा इसी एक पॉइंट के अराउंड, कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, तो द ओनली क्राइटेरिया दैट वी जज इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। समझ में आ गया? इसको सॉल्व कर लो। मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा?
ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हो गया सॉल्व ये सबका? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, लेट मी राइट इट फॉर यू, इजी होगा। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स the wheel of a car rotates in a journey of 88 kilometers if diameter of wheel is 56 centimeter, pi को लिया 22/7। अच्छा ये चीज ना पता क्यों सिखाते हैं? ये चीज सिखाने या ये चीज आपको कैलकुलेशन कहाँ काम आएगी? ठीक है, कार सबके पास होती है ना, स्पीड चलाते हो, टायर जो आपका घूम रहा है कितना वो घिस रहा है, कितने उसमें डेप्रिसिएशन हो रही है, या कितना ड्यूरेबल है वो टायर। जो कंपनीज होंगी, टायर कंपनीज होंगी, इसके बेसिस पे वो बताती होंगी कि टायर कितना घिस जाएगा कितना नहीं घिसेगा। वो ऑब्वियसली रोड में तो नहीं चलते ना, बट दे प्रोवाइड, अगर उनके जो रिसर्च लैब होती है तो वहां पर वो एक रोड इतना सा पैच वो प्रोवाइड करते हैं रोड वाला, ठीक है, और एक पॉइंट पर आपकी व्हील जो है वो रोटेट करिए तो पता लग गया कितना डिस्टेंस कवर किया, और नीचे रोड है कितनी घिसाई हो रही है टायर की। तो ये R&D में हेल्प करता है ये चीज, समझ में आ गई? ऑब्वियसली अदर कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व, दिस इज द बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। एक्टिवा सब चलाते हो, कार सब चलाते हो तो पता लगेगा, कोई कहेगा ना ये ज्यादा अच्छा टायर है वो ज्यादा अच्छा टायर है, तो यू कैन कंपेयर। क्लियर होगी बात ये? तो अब देखो इसमें एक चीज हमने जो याद रखनी है वो क्या है? डिस्टेंस। कुछ मत करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, ये सबसे पहले अपने पास रख लेना लाइन। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, मतलब रोटेट जो की है वो बात सेम ही है यहाँ पर, मतलब बहुत टेक्निकल मत होना कि रोटेट तो ऐसे होता है, रिवॉल्व ऐसे होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। सो कैन यू फाइंड द सर्कमफ्रेंस? कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ, टोटल जर्नी दी हुई है, सर्कमफ्रेंस है ना। तो आई कैन फाइंड 2 इंटू 22/7 इंटू 28, तो कितना आ गया ये 176 सेंटीमीटर। और फिर देखो पिछली बार आपने जर्नी निकाली थी स्पीड के साथ, कितना उसको चलाना है हमने, 88 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 88 किलोमीटर। तो हाउ मेनी टाइम्स द व्हील विल रोटेट, तो मैं क्या निकालूंगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 88 किलोमीटर है, मीटर में चेंज किया, फिर सेंटीमीटर में चेंज किया। बात समझ में आ गई? और डिवाइड कर दिया 176 से। समझ में आ गई बात ये? अब इसमें भी हमें रेवोल्यूशन ही निकालनी थी। क्लियर हो गया इतना? अब एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, इतना लिख लिया सबने, कैलकुलेशन कर लिया हमने, क्या आ जाएगा 50,000 रेवोल्यूशन, ठीक है। ये क्वेश्चन ना जब भी ऐसा कुछ भी दिखे ना, कभी भी दिखेगा क्वेश्चन, एक इसका बेंचमार्क है वो याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ ताकि याद रहे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अ व्हील मेक, अ व्हील मेक्स 1000 revolutions in covering a distance of, in covering a distance of 0.88 kilometer, find the radius of the wheel। फैन बंद कर दो, इसको कर दे बंद, अब चुरा लेना बैग में बीच में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो वैसे भी ठंड लगती है, बंद कर दे। ठीक है, जो मैं आपको कह रही थी समझाने वाला पॉइंट वो ये है। क्वेश्चन लिख लिया सबने?
A wheel makes 1,000 revolutions in covering a distance of 0.88 kilometer. Find the radius of the wheel. सबने क्वेश्चन लिख लिया? This is what I wanted to explain. हम 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर देखना पड़ेगा. समझ में आ गया ये? ठीक है. So when it says distance covered in one revolution, तो उसका circumference एक लेंथ कवर कर लेता है. समझ में आ गई बात ये? This is what I wanted to explain. So a wheel makes 1,000 revolutions. हमने याद क्या करना है? Distance per revolution is equal to circumference of wheel. आपको क्या दिया हुआ है? 1,000 revolutions. ठीक है. 1,000 revolutions में डिस्टेंस कितना कवर किया है? 0.88 किलोमीटर. टोटल revolutions is equal to 1,000. Total distance is 0.88 किलोमीटर. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr. तो मुझे कहीं से पता लग जाए डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन क्या है, तो आप निकाल सकते हो डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन कितना होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. तो 0.88 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन. तो ये आ जाएगा 0.88 डिवाइडेड बाय 1000, 2 into 22/7 into radius. तो 88, 100 और 1000 अलग से. ठीक है. 2 into 22/7 into r. अब अगर ये मैंने किलोमीटर में लिखा हुआ है तो मैं इसे मीटर्स में चेंज करूंगी और फिर सेंटीमीटर. क्लियर हो गया? यूजुअली रेडियस को आप चेंज करोगे, यूनिट्स को चेंज करोगे, रेडियस विल बी 14 सेंटीमीटर. बात समझ में आ गई है? बेंचमार्क हमारा वही है. डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. टोटल रेवोल्यूशंस आपको दी हुई थी, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस पर रेवोल्यूशन निकाल लिया कि एक रेवोल्यूशन में कितना कवर हुआ, पता लग जाता है ना क्या चाहिए. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास होगा ही हमेशा. रेडियस है तो उसे पुट करोगे, नहीं है तो वो निकालोगे. ऐसे एक और क्वेश्चन लिख लो. हो गया? द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज diameter of wheel is 1.26 meters. Find the distance covered in 500 revolutions. राघव होमवर्क किया है आज? राघव यस मैम. होमवर्क किया है बेटा? मैम आपने वो कैलकुलेशंस ही दी थी, सर्कल्स का बेटा? वो टेस्ट पेपर. हाँ जी बेटा. मेरा तो 2 बार करवाऊंगा मैम, क्लास में मत बिठाओ. राघव किया है होमवर्क? मैम नहीं. हाँ, तभी नहीं आए हम ऑनलाइन, तभी हम लेट हो गए, तभी हम ऑनलाइन आए हैं, क्लास में नहीं आए, है ना? राघव. यस मैम. हाँ जी, मुझे बताओ. आई वांट एन आंसर.
मैम कल कर लूंगा। तो कल तो करोगे ही। आपका सर्कल्स का टेस्ट होगा फ्राइडे को। इफ यू वांट आई कैन कीप द टेस्ट ऑन सैटरडे इफ यू आर कंफर्टेबल, बट फ्राइडे को सर्कल्स का फिर से टेस्ट है, ठीक है? डे आफ्टर जितना आता उतना कर ले, तो ठीक है, जितना क्लास में किया उसके हिसाब से हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस in one revolution multiplied by number of revolutions। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन क्या होगा? 2 पाई आर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या दिया हुआ है? 500। 2 इंटू 22/7 इंटू 63 इंटू 500। समझ में आ गया इतना? रेडियस निकाल लिया। टोटल डिस्टेंस होता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन पता है, सरकमफ्रेंस है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई करती है, ठीक है? अब सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी इसमें, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो आपके रेलिवेंट है सिलेबस में, आपकी एक एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर की 11.1, है ना? वही एक एक्सरसाइज जो हमें करनी है वो करवाऊंगी अब मैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा है द व्हील ऑफ अ कार, द व्हील ऑफ अ कार इज मेकिंग 5 revolutions per second। 5 revolutions per second if the diameter of wheel is 84 centimeter, find the speed in kilometer per hour। फॉर्मूला क्या करना है हमें यार? डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन किसके इक्वल है? सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। डायमीटर है 84, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 42। 264 आ गया। 264 सेंटीमीटर। अब और हमें चीज क्या दी हुई है? ये तो मैंने 84 तो मैंने यूज कर लिया, और क्या दिया हुआ है? 5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। ये 264 क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन। तो आप मुझे बता सकते हो 5 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 5 रेवोल्यूशन। समझ में आ गई बात कि एक रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर किया, तो 5 में कितना हो जाएगा? 264 इंटू 5, 1320 सेंटीमीटर। और ये 5 रेवोल्यूशंस कितने टाइम में है? 1 सेकेंड। इसका मतलब स्पीड क्या हो गई? 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड का कुछ तो आ गया ना? किलोमीटर पर आवर में करना है वो बात की बात है, पर मैंने कन्वर्ट तो कर लिया ना कि एक सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 1320। तो स्पीड क्या आ गई हमारी? स्पीड ऑफ द व्हील। सबने साथ साथ लिखा है इसको, 1320 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब इसे किलोमीटर पर आवर चेंज करना है, तो कैसे करते हैं? देखो, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे, सेकंड को आवर्स में चेंज करोगे। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर। और फिर आगे मीटर्स होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इतना आ गया क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। 1000 मीटर और आगे 100 सेंटीमीटर। सो 1 किलोमीटर इज 1 लाख सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट 1 आवर? हाउ मेनी सेकेंड्स? 36। अब सिर्फ इतना कहो,
आर बड़ा है या सेकेंड्स बड़े होते हैं, आवर्स बड़े होते हैं। तो अगर सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है तो टाइम को डिवाइड करना होगा। तो मैंने क्या किया, 1320 सेंटीमीटर, इसको बनाना है किलोमीटर, और 1 सेकेंड को बनाना है आवर्स। समझ में आ गया? सो इट विल बी 1320 अपॉन 1 लाख अपॉन, ये मैंने क्या किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड को क्या लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कह रहे हो डिस्टेंस है 1320 सेंटीमीटर, टाइम है 1 सेकेंड। अब क्लियर हो गया? अब इसको कन्वर्ट ही करना रह गया ना। बात समझ में आ गई सबको? 1320 और 3600 ऊपर आ, इसको मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आ जाएगा 132 इंटू 36 बाय 100। कैंसिल मत करना, कैंसिल पूरा नहीं होगा, फिर बाद में 5 से डिवाइड करते रहोगे। तो 132 को सिर्फ 36 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करना है। दैट विल बी द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर होगी बात ये? इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन है वो अभी नहीं करेंगे, लेट्स सी आफ्टर, अगर स्कूल में ऐसा कुछ करवाते हैं तो मुझे बताना और पूछ लेना कि मैम ऐसा वाला पिछले वाली एनसीईआरटी में था, इस बार आएगा कि नहीं। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग। क्लियर हो गया? अब आते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी उतना ही है, इजी भी उतना ही है, और इसको डिफिकल्टी लेवल जो है ना थोड़ा कम भी कर दिया जब उसने आपकी 2 एक्सरसाइज डिलीट कर दी। थोड़ा समराइज करूंगी इस चीज को, मतलब बाद में एंगल्स फिक्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब एक्चुअली इट्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, अब क्या है, हमने ना सर्कल्स में 2-3 चीजें पढ़ी थी 9th क्लास में, अभी भी किया होगा। एक कंप्लीट सर्कल है, सेंटर इज गिवन टू अस ओ, इस सेंटर से मैंने 2 रेडियस ड्रॉ कर दी। ठीक है, और एक बार क्लास में किसी बच्चे ने कहा था मैम ये तो पिज्जा स्लाइस है, बिल्कुल एक पिज्जा स्लाइस बन जाता है। तो जो ये ए बी हमने पोर्शन लिया हुआ है, राइट, AO B portion is called the क्या, पिज्जा स्लाइस। अच्छा, और कुछ? अब मैथ्स में आ जाते हैं ना, किचन से वापस या फिर हम अपनी पार्टी से वापस निकलकर, वी कॉल इट द सेक्टर ऑफ द सर्कल। ऑफ कोर्स इट्स अ पिज्जा स्लाइस, बट जो हमने ये पोर्शन अलग किया है इसे हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। लिखो इस चीज को पहले। और जो सिंगल स्लाइस हमने उठाया वो छोटा है सभी बड़ी से, तो हमने उसे लिखा माइनर सेक्टर, और जो बड़ा बॉक्स में रह गया उसे हमने बोला मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। अब सर्कल है, ऑफ कोर्स रेडियस तो होगी, वही रेडियस होती है सेक्टर की। और अब इस सेक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अब सर्कल एक सेंटर बना होगा तो सेंटर को कहीं ना कहीं से लेके आना है हमने, तो हम एक ही चीज इसमें निकाल सकते हैं, एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ए बी को हम कहते हैं, जो इस सर्कल वाला पोर्शन होता है ना ए बी, सिर्फ इतना सा पोर्शन, ए टू बी हम गए हैं ऐसे स्लोप पर, जैसे ब्रिज बना होता है समटाइम्स, है ना, फैंसी सा ब्रिज होता है, तो जो वो एक आर्क बनाई होती है या आर्च बनाई होती है उसे आर्क कहा। तो ए टू बी इज कॉल्ड द आर्क ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। क्लियर हो गया? इस आर्क के एंड पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास बन जाता है सेक्टर, एंड दिस एंगल AOB इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर, और जिसे कहा जाता है मेजर ऑफ आर्क AB। measure of arc AB is angle made by arc at the center. मेजर ऑफ आर्क, मेजर का है, मैंने M यूज किया है, मेजर ऑफ आर्क। तो मेजर ऑफ आर्क का एक मतलब क्या होता है, दैट द एंगल विच इट मेक्स एट द सेंटर ऑफ थीटा को तो पता ही है हमें, कोई भी एंगल दिया हुआ थीटा दे दिया। क्लियर हो गया?
तो अगर ये वाला एंगल थीटा है जो छोटे वाला है, तो बड़े वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। समझ में आ गया? सर्कल के कंप्लीट एंगल 360 है, एक थीटा चला गया, बाकी रह गया 360 माइनस थीटा। क्लियर होगी बात? ये एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर। अब पहली चीज जो आपने लिखनी है, मैंने आर्क की बात की ना, ये वाला ए टू बी हमने जाना है, तो इस चीज को ए टू बी सिर्फ हमने आर्क की मूवमेंट की है, तो इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। ए टू बी जो डिस्टेंस है सर्कल पर, उसे बोला लेंथ ऑफ आर्क, राइट? अब मुझे बताओ ये आर्क किसका पार्ट है? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इस लेंथ ऑफ आर्क में मतलब ये कितना डिस्टेंस है ए टू बी, तो हम क्या करेंगे, इसने अपने पास एंगल कितना रखा है थीटा, कितने में से 360 से, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 इज लेंथ ऑफ आर्क। ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। समझ में आ गया? क्यों पाई आर थीटा बाय 180 नहीं कह दिया? 2 पाई आर हमने कहा सर्कमफ्रेंस, और थीटा ने टोटल में से इतना अपने पास रखा है प्रोपोर्शनेटली। क्लियर होगी बात? ये कंप्लीट एंगल निकालना हमें पता है, हमने थीटा वाला पार्ट देख लिया कि उस आर्क ने अपने पास कितना रखा है, तो दैट इज व्हाट वी गेट। तो ये माइनर आर्क निकलेगी अगर एंगल छोटा है तो माइनर आर्क, अगर एंगल बड़ा है तो मेजर आर्क। मतलब अगर एक 120 है और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, अगर एक 120 एंगल है तो अदर एंगल विल बी 240, तो ऑफ कोर्स दिस इज द माइनर आर्क, दिस इज द मेजर आर्क। अगर एक एंगल 100 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 260, तो 100 वाला माइनर, 260 वाला मेजर। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क। अब सेकंड इसमें होता है, लेंथ तो हमने निकाल ली, अब ये होता है इसको अंदर वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने सेक्टर का ना पूरा पिज्जा स्लाइस पूरा उसमें चीज लगा हुआ है, तो वो कितना उसने चीज स्प्रेड किया हुआ है, कितनी उसने जो उसकी सॉस है या जितना भी है कितना स्प्रेड किया हुआ है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द सेक्टर। लिखो, तो वी आर अ टीचर इन कॉलेज, हमारी इकोनॉमिक्स टीचर थी बहुत अच्छी, मतलब स्टिल रिमेम्बर हर कॉन्सेप्ट। तो हर क्लास यूज्ड टू बी जस्ट बिफोर रिसेस, हमारा जो ब्रेक पीरियड होता था उससे पहले। एंड इकोनॉमिक्स में ना आगे जाके पढ़ोगे, पता नहीं आपको उस लेवल की करवाते हैं कि नहीं, बट हमारे लिए ना इट वाज ऑल अबाउट यू नो चॉइसेस, योर इकोनॉमिक्स जब आप बिहेवियर स्टडी करते हो कंज्यूमर्स का, तो उसमें था। तो शी यूज्ड टू ऑलवेज गिव द एग्जांपल्स ऑफ पिज्जा एंड बर्गर्स। तो हमें भूख लगी होती थी, हम कहते मैम पिज्जा और बर्गर बोल रहे हो एंड इससे उसके बाद भाग जाएंगे कि मैम प्लीज पिज्जा बर्गर मत बोला करो, वी फील वेरी हंग्री। हाँ जी, कब कर राइट। सो दिस सेक्टर जो है दिस इज कॉल्ड पिज्जा स्लाइस। तो मैं हंसी थी, मुझे वही चीज याद आ गई, उसके एक्सप्रेशन तो बिल्कुल वैसे ही थे, है ना? सो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर किसका पार्ट है, किसका पार्ट है सर्कल का, ठीक है? तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा ने अपने पास कितना रखा थीटा बाय 360 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। क्लियर होगी? अब एक चीज जो मैं आपको करवाऊंगी, वो एक क्वेश्चन भी है, वो 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है, पिछली बार आया भी हुआ है सेक्टर गार्ड के पेपर में, और वो हो सकता है बाकी वो बार बार रिपीट हुआ था, तो कोशिश हमारे मतलब चांसेस थे कि बोर्ड्स में आए। तो एक चीज जो मैं अभी सिखाऊंगी बाद में क्वेश्चन में यूज करेंगे, उसे लिखना है विच वी से इज पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये एक चीज बहुत जरूरी है जो आपने याद करनी है। देखो चलना एक क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल आर इक्वल, है ना? स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का यूजुअली क्या होता है सर्कमफ्रेंस, है ना? तो मैंने कहा जब हमने सर्कल का पेरीमीटर लिखा या फिर उसके सर्कमफ्रेंस की बात एक ही है। यूजुअली ऐसी वाली फिगर्स में वी राइट पेरीमीटर और इसमें हम लिखते हैं सर्कमफ्रेंस, पर उसने कहा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब क्योंकि सर्कल सिर्फ गोइंग राउंड, उसमें कोई और एज कोई और सरफेस नहीं आई, तो हमने कहा दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर एक्सचेंजेबली यूज हो गए, रिप्लेस हो गए आपस में, बात एक ही है। बट व्हेन आई टॉक ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर होता क्या है, उसकी बाउंड्री,
किसी भी चीज को आपने इनक्लोज कर लिया, जो उसकी बाउंड्री बनी, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सेक्टर किससे बनता है? एक आर्क से और एक दो रेडियाई। बात समझ में आई? सो व्हेन वी टॉक ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, वी आर टॉकिंग ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड टू रेडियाई। कितना स्पेस उसने इनक्लोज कर लिया अपने आप, समझ में आ गई? कितनी सरफेस उसने रखी है, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इज 2r प्लस l। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में आता है। एक लंबा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो 2 स्टेप्स में भी हो सकता है, जो लंबा हम पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 2r प्लस l, दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सो अगर एक ऐसा होता है पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा? कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। सेमी सर्कल में कितना सर्कमफ्रेंस आएगा? पाई आर। और दो रेडियाई 2r। ये भी लिख लो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज पाई आर प्लस 2r। चीजें याद करने वाली भी नहीं है, पर समझने वाली है। एक बार दिमाग में रहे तो समझ भी आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, एक चीज और याद करनी है। फॉर्मूला वही सेम रहेगा, वो याद करो या बाद में निकाल भी सकते हो। इतना क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? मैंने आपको 2 फॉर्मूला करवाए थे। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? सर्कमफ्रेंस से बेस होता है। सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर और थीटा बाय 360। और एक चीज करवाई है, एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करो। 360 दोनों के पास है, थीटा दोनों के पास है, पाई भी दोनों के पास है। ठीक है, फर्क क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है। और यहाँ पे रेडियस 1 है, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है। तो एरिया निकालना हो अगर मुझे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैंने क्या किया? लेंथ ऑफ आर्क को मल्टीप्लाई किया रेडियस से। इसको रेडियस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2r स्क्वायर हो गया ना, तो डिवाइड बाय। तो ये फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली एमसीक्यूज में यूज होता है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज लेंथ ऑफ द आर्क मल्टीप्लाइड बाय रेडियस डिवाइड बाय 2। इन फॉर्मूला से ही आ जाता है। अगर याद रख सकते हो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं तो कह रही हूँ ना, 5 मार्क का क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा। इफ आई नो दिस फॉर्मूला, वो 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक्चुअली 2 स्टेप में सॉल्व होता है, कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। बट हाँ, 5 मार्क्स का था, एक्चुअल पेपर में आया हुआ है सेक्रेट हार्ट के। 5 मार्क्स का था, तो मैं पूरा फुल स्टेप्स लिखूंगी। बट यही चीज अगर मुझे एमसीक्यू में दिखती है, तो मुझे पता है एरिया का ये फॉर्मूला है। मैंने निकाला भी आपस में इसको कंपेयर करके, मैं रट्टा नहीं मारती इसको, यूज करते रहेंगे रट जाएगा। तो मुझे भी ना नवंबर में, जब अक्टूबर में करवाती हूँ, अक्टूबर टू जनवरी याद रहता है, मार्च तक। उसके बाद मैं भी भूल जाती हूँ। जब पढ़ाती हूँ तो फॉर्मूला लिखती हूँ, एक्सप्लेन, देन आई रिमेम्बर। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ये एरिया किसका है? सेक्टर का। लेंथ किसकी है? आर्क की। समझ में आ गया? फॉर्मूला से निकला है कि सब कुछ सेम है। इसके पास 2 पाई आर है, रेडियस 1 है, तो लेंथ को रेडियस स्क्वायर करने के लिए रेडियस से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो एक क्वेश्चन था ये वाला, लिखो जो मैं आपको कह रही हूँ, इसको 5 मार्क्स में भी करेंगे। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, ये दोनों चीजें जो मैंने आज करवाया ना, यही क्वेश्चन के लिए था। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. Find the area of sector. पता मुझे, ठीक है। तो फिर perimeter of sector of a circle of radius 5.2 centimeter is 16.4 centimeter. Find the area of the sector. perimeter sector का क्या हुआ? लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, किसके इक्वल आ गया? 16.4।
लेंथ प्लस 2 इंटू 5.2 इज 16.4। लेंथ कितनी आ गई? 16.4 से 10.4 माइनस किया, लेंथ ऑफ आर्क इज 6 सेंटीमीटर। अब एरिया का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, लेंथ इंटू रेडियस डिवाइड बाय 2। मैंने कहा ना 2 स्टेप्स का क्वेश्चन था ये, पर ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। स्क्वायर सेंटीमीटर। दो फॉर्मूलाज के बेसिस पर वी सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन। समझ में आ गया बेटा? चलो अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें चीज है वो कल ही करेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में। एग्जाम्पल 1 होगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एग्जाम्पल 1 है ना नई वाली बुक में। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऐसे सर्कल का जिसकी रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। और पाई उसने कहा हुआ है 3.14 यूज करना है हमने। तो आपको एरिया निकालने के क्या हुआ है ना, तो पहले आप लिखोगे रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 30 डिग्री। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर। सो पाई इज 3.14, रेडियस 4 इंटू 4, थीटा दिया हुआ है हमें 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 12.56 by 3 सेंटीमीटर, 4.18 स्क्वायर सेंटीमीटर। 18 कह लो, क्योंकि ये 186 हो जाएगा ना, तो 19 भी कर सकते हो। 18666 आता है ना, तो 4.186 या 4.19। दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो कैसे करेंगे? अगर ये एंगल 30 बना है तो बाकी एंगल क्या होगा? ठीक है, तो या तो आप सेक्टर का एंगल 330 लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर टोटल सरकमफ्रेंस में से ये माइनस कर दो। बात क्लियर हुई? टोटल सरकमफ्रेंस निकाला 2 पाई आर, जो भी इजी लगे उसमें से माइनस कर दिया आपने 4.186। बात क्लियर हो गई है? सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, टू पाई आर माइनस 4.186, या फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 2 पाई आर क्या दिया, पाई आर स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आई राइट 330 डिग्री बाय 360। जो भी कैलकुलेशंस में आपको इजी लगता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि नहीं ऐसे निकालना है। हाँ, अगर उसने कहा है ना हैंड्स फाइंड, तब माइनस कर देना, तो तब भी कर सकते हो। दोनों ही वे ठीक है बेटा, कोई कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है जो आपको इजी लगे।
तो मैं क्या कर रही हूँ, 4.186 को ही आगे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 11। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, 2, 3 ये करेंगे आज हम। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री जो मैं करवा रही हूँ वो करवाऊंगी आप। एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है भाई आपकी बुक्स में? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई मेंशन किया हुआ है, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, तो आई विल टेक इट एज 22/7, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यूज 22/7 इफ अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। कितना आ जाएगा, 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन डन एवरीवन? फाइंड द एरिया ऑफ quadrant of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। कहते हैं क्वाड्रेंट का एरिया निकालो। क्वाड्रेंट क्या होता है? सर्कल में क्वाड्रेंट, कोऑर्डिनेट में क्या हुआ ना क्वाड्रेंट, कौन सा होता है क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड करते हो ना, तो सर्कल में वो क्या हो जाते हैं? कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4, है ना? तो सर्कल में भी अगर क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्या होगा वो? 1/4 ऑफ अ सर्कल। सो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इज 1/4, क्वार्टर से बना है ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हो ना, तो ये क्वार्टर से बना होता है, क्वार्टर से ही मतलब यही वर्ड है। क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल इज हाफ। क्वाड्रेंट की बात की जाए तो 1/4 होता है, क्वार्टर से हमने इसे पिक किया हुआ है। तो उसने कहा है ऐसे एक क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है, तो क्वाड्रेंट में एंगल क्या बना होगा? 90 डिग्री। 1/4 ऑफ अ सर्कल का है, या तो 1/4 ऑफ लेकर चल लो, या यहाँ पर एंगल हो जाएगा 360/4 विच इज 90 डिग्री। तो कहते हैं एक सेक्टर का ना, एक क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालना है, तो वो ऐसा सेक्टर है जिसका एंगल कितना है? क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर विद एंगल 90 डिग्री। सर्कमफ्रेंस किसका होता है? सर्कल का। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। इससे क्या आ जाएगा? तो 2πr इज 22 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है ना, तब उसका आंसर बताया कि रेडियस था। ठीक, रेडियस क्या आ गई? 7/2, 3.5। गलती कहाँ हुई है देख, रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई कहा हुआ है? 22/7, वही यूज करेंगे। रेडियस हमें दी है 7/2, 7/2, थीटा दिया हुआ है 90/360। कितना आ जाएगा? 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये कल ही करवाऊंगी।
थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसके साथ एक और भी क्वेश्चन करवाना है। यही गड़बड़ होती है हमेशा। सर्कमफ्रेंस नहीं होगा तब उसमें या तो लेंथ ऑफ आर्क कहा जाएगा या पेरीमीटर कहा जाएगा। सर्कमफ्रेंस अगर कहा है तो वो सर्कल का होगा, क्वाड्रेंट का नहीं होगा। इसमें यही कंफ्यूजन होती है, इट इज अ मेजर कंफ्यूजन। तो इसमें कॉन्सेप्ट मतलब जो हमारा समझने वाली बात यही है कि सर्कमफ्रेंस इज ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट अगर कहा है ना तो उसका पेरीमीटर कहा जाएगा या लेंथ ऑफ आर्क कहा जाएगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लिखो। थीटा 5 नहीं होगा ना, 5 मिनट्स नहीं है, ठीक है। लॉक्स में मेरे को छोड़ नहीं सकते, 5 नहीं है। आप पर इसका एक क्वेश्चन ना पिछली बार 1 मार्क का ना आर हैंड का आ गया था, तो नहीं कहाँ से। अच्छा, ये वाला करो। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ऐसे ना रोज 10-15 मिनट लगाया करेंगे। पिछला कुछ ना कोई क्वेश्चन दिया करूंगी जो रिवीजन करनी है, पिछले किसी भी टॉपिक से। tan और कॉट की बात की जा रही है, साइन और कॉस दिया हुआ है। क्या करेंगे अब? अगर मैं tan और कॉट को ही साइन कॉस में चेंज करती हूँ तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यहां पर अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, मैंने एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा ये? अब क्लियर हो रहा है हमें क्या करना चाहिए इस केस में? आई विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ट्रिग्नोमेट्री के ना ये सब क्वेश्चंस बहुत फिक्स हैं, इसमें रट्टा मारो, बार बार प्रैक्टिस करो। इसमें करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सिर्फ एक क्वेश्चन है जहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके नहीं सॉल्व होता, बताया हुआ ना मैंने आपको वो, जिसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से नहीं होता, जब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा लिखा होता है, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड से सॉल्व नहीं होता। उसको हम कॉस को अलग करते हैं, साइन अलग करते हैं, फिर सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ये आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? 1, एंड साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, कॉस और साइन क्या आ गया? 1/2। आंसर विल बी इक्वल टू, क्लियर हो गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, सच में कह रही हूँ, ऐसे में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। आपको असाइनमेंट बनाकर दी हुई है, उसमें सारे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब एक मैंने आपको कल कहा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आती हैं, तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है, इफ साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू √3/2, गौतम ये हो गया था, एंड cos a प्लस 4b is equal to 0 degree, a is more than b, a plus 4b is less than 90, find the value of a and b। ये बुक में जो थे क्वेश्चन, डाउट है कि ये हो गए थे? अच्छा, ये पता क्यों a more than b जो है ये आपको अभी दिया जाता है? ये रेलिवेंट पता क्यों होता है? क्योंकि हम 0 to 90 लेते हैं। मैम A समझ में आ 30 गया? और B 15। a 30 b 15, चलो देखते हैं। ये ना अभी के लिए रेलिवेंट है, अगर आगे ट्रिग्नोमेट्री करोगे ना देन वील रियलाइज कि क्यों ये दिया गया है, ठीक है। So sin of a plus 2b is √3/2, ठीक है। √3/2 साइन कब होता है? साइन 60। ये तो नहीं आप किसी को कंफ्यूजन इस केसेस में? ईश्वी आता है ये? हमें साथ है सानवी, नव्या आता है ना ये? तो a प्लस 2b किसके इक्वल आ गया? 60 डिग्री। और ऐसे ही a प्लस 4b किसके इक्वल आ गया? 90। अब 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल, जब ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन हो गया है? चैप्टर नंबर 3। सो 2b इज इक्वल टू 30, b की वैल्यू क्या आ गई? 15। अगर b 15 है तो a कितना आ जाएगा? 30। क्लियर हो गया इतना हमें? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन कुछ ना समझ में आया हो? दिस इज वन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी इक्वेशंस जो आती है। अब इसी में एक और क्वेश्चन लिखो,
अब ये 3 वाला है, अब ये कितना आए ना आए मुझे नहीं पता, पर अगर ये वाला सॉल्व करना आता है देन आई थिंक ABC are angles of a triangle ABC. If ABC are angles of triangle ABC such that sine of A plus B minus C is 1 by 2 and cos of B plus C minus A is 1 by root 2, find the value of ABC. Find the angles of the triangle. अच्छा यहाँ से तो क्लियर है ना, A plus B minus C किसका इक्वल हुआ, 30 डिग्री। क्लियर हो गया ना, ये तो समझ में आ गया, मैं स्टेप मिस कर रही हूँ है ना। ऐसे B प्लस सी माइनस है किसके इक्वल हुआ, कॉस है 1 बाय रूट 2, किसके इक्वल हो गया 45। अब ये 3 वेरिएबल्स है, वी आर गिवन 2 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स है, वी आर गिवन 2 इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन और क्या होगी, ये क्या, इसके बारे में क्या मेंशन किया हुआ है, ट्रायंगल, उसके 3 एंगल्स, तो क्या होगा सम ऑफ ऑल। जो एक हम अपने दिमाग से इक्वेशन बनाएंगे, जो उसने लाइन लिखे है ना एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें से हम क्या लेंगे, दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। तो देन वी हैव 3 इक्वेशंस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हो, जैसे मैं इस वाली और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ, तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इज 30 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी। ये वैसे पेपर में नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको 3 वेरिएबल्स नहीं कहा हुआ। जब भी 3 वेरिएबल्स आते हैं ना, तो आप उसमें से कोशिश करते हो कि एक को एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 210 डिग्री, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया 105। अब यहाँ पर ऐड किया बेटा मैंने, सब्ट्रैक्ट नहीं किया। हाँ अगर ऐड कर दोगे तो ये और भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बड़ी अच्छा है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। So if I subtract minus c is equal to 30, ऐसे ही है a plus b plus c is 180। तो ये दोनों मैंने कैंसिल किए, तो यहाँ से -2 इज -150 डिग्री, c की वैल्यू आ गई 75। ऐसे तो इससे भी आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई 75। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और एक यहाँ पुट कर दो, a प्लस बी तो 105 आ गया। इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ c हियर, तो b माइनस a आता है मेरे पास, कितना आ जाएगा -30 डिग्री। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, -a प्लस b इज -30 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाता है, 2b इज 75, b विल बी 37.5, और ऐसे ही a निकालो। मैम इसकी जरूरत क्या थी, हमें a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30 और b प्लस सी माइनस ए 45 दिया हुआ है, तो a और c कैंसिल हो जाएगा, तो 2b की वैल्यू तो सीधा 37.5 आ जाएगी। बहुत 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 वे से होता है, वही तो कह रही हूँ ना, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया वो भी हो सकता है, अगर आपने एंगल्स ऑफ ट्रायंगल लिया उससे भी हो सकता है, पर ये लेना ही पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। b की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल चाहिए होंगे टू सॉल्व द इक्वेशन, इंडिविजुअल सबकी वैल्यूज निकालने के, ठीक है। 67 पॉइंट, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन चाहे होमवर्क पे लेना। आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की ना एक ऐसे फॉर्म आ जाती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा if 2 sin square beta minus cos square beta is equal to 2, find the value of beta। क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की अनदर फॉर्म इस तरह से आता है, जिसमें वी नीड टू यूज द आइडेंटिटीज। जब ऐसे दिया हो, कोई एंगल नहीं दिया है, साइन ए साइन बी ऐसा कुछ दिया हुआ है, और साइन और कॉस इकट्ठा दिया हुआ है, राइट, तो हमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला यूज करने होंगे। तो मैं क्या करूंगी, साइन स्क्वायर है ना, आई कैन टेक इट एज
1 माइनस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर को आई टेक इट एज 1 माइनस साइन स्क्वायर, वो क्लियर हुआ? क्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्यों 1 माइनस कॉस स्क्वायर? तो ये पूरी इक्वेशन एक तो स्क्वायर में है, तो मुझे इसमें आइडेंटिटीज यूज करनी है, ठीक है? 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। क्लियर हो गया इतना? ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, -3 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0। कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल आ गया? 0। या फिर कॉस बीटा इज 0, कॉस 0 कब होता है? बस हो गया सर, बात समझ में आ गई? दीज आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज यूज करनी होती है। क्लियर हो गया इतना?